बढ़े। दीप प्रज्वलन के साथ में सरस्वती वंदना के लिए मैं अपनी टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादनी, जयति पद्मासना हे माता, जयति शुभवरदायिनी, जगत का कल्याण कर मां, फिर से जग में हे जननी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। अब हम सभी से निवेदन करेंगे कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राज्य गीत के पश्चात आज के इस कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत हम आगे बढ़ेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं। छत्तीसगढ़ राज्य गीत। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा
द्वारा रचित छत्तीसगढ़ का यह राज्य गीत और दीप प्रज्वलन के साथ ही अब हम तैयार हैं अपनी आज के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हमें बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज के जो उद्घाटन सत्र है उसके मुख्य अतिथि के रूप में वो हमारे बीच में शामिल हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा आर.के. गांधी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर साधना न्यूज छत्तीसगढ़, वे उन्हें लेकर मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें ताकि हम आज ये बातचीत जो अलग अलग सत्रों पर आयोजित की जाने वाली है और विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण बातचीत होनी है, उन सब बातचीत का सिलसिला हम यहाँ पर शुरू करें पैनल डिस्कशन के रूप में। ऑडियो टीम से निवेदन है कि स्टेज के कॉर्डलेस माइक्स ऑन करें प्लीज। चेक। हेलो चेक। और मंच पर स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं नम्रता गांधी जी हमारे बीच में हैं, डायरेक्टर मां आर्या मीडिया एंटरप्राइजेस रायपुर से, आरना मीडिया एंटरप्राइजेस से। मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ के साथ में माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और तालियों के साथ वाकई स्वागत किया जाए और शुरुआत की जाए आज के इस बेहतरीन सत्र की। मैं अब यह माइक अपने पैनल डिस्कशन के लिए टीम को देता हूं और हम सब आनंद लेते हैं इस बातचीत का। धन्यवाद। तो पहला सेशन है और पहले सेशन में जो वो पल, जो वो समय सबको इंतजार था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी आएंगे, इनॉग्रेशन सेशन होगा, उसमें चर्चा की जाएगी तमाम विकास कार्यों की। तो 4 साल के हम विकास कार्य की बात कर रहे हैं बाबा, तो इन 4 साल के विकास कार्यों में अगर आप के विभाग से संबंधित अगर विकास को हम समझे तो पहले पैदान पर आप किसको रखना चाहेंगे कि जिसमें बहुत बेहतर काम हुआ? इसमें पहले आप सबको प्रणाम, सभी श्रोताओं को, सभी गेस्ट को भी प्रणाम। मुझे अपने बीच में बुलाया उसके लिए गहरा आभार। विकास के काम अगर जोड़िएगा प्रबंधन के अतिरिक्त तो बड़े कामों में अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में आज वर्तमान में 10 मेडिकल कॉलेज हैं। दुर्ग का जो अभी अधिगृहित हुआ है उसके लिए राशि भी तय हो गई और मेरे ख्याल से शेष फॉर्मेलिटी भी, ऐसे तो प्रबंधन आ ही गया था, स्टाफ इत्यादि रख ही रहे हैं। तो इन 10 कॉलेजेस में 4 नए कॉलेज इसी शासनकाल के हैं, कांकेर, महासमुंद, कोरबा और दुर्ग। जो 6 मेडिकल कॉलेज पहले से बने हुए थे उनमें केवल 3 मेडिकल कॉलेज अपने परिसर में काम कर रहे थे, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर। रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल से चल रहा था, राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल से चल रहा था, अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज आज भी जिला अस्पताल से ही चल रहा है। तो 3 मेडिकल कॉलेजेस के अतिरिक्त यानी जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर के तीनों मेडिकल कॉलेजेस की बिल्डिंग और हॉस्पिटल की बिल्डिंग और वहां पर सुचारू काम चालू कराना, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि रही। उसमें भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जो डॉक्टर जहां तैनात थे वहां से शिफ्ट नहीं करना चाह रहे थे और कई 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनके तैयार पड़ी थी। अंततः वो काम हुआ और जिला अस्पताल पृथक से और मेडिकल कॉलेज पृथक से अब वहां काम कर रहे हैं। साथ में 3 और नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार से चर्चा हुई है, चांपा जांजगीर में, कवर्धा में, मनेंद्रगढ़ में और इन 3 के अतिरिक्त चौथा दंतेवाड़ा जिले में गीदम के लिए। तो ये अलग से काम चल रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन रहे थे ये इस साल में लोकार्पित हो जाने चाहिए, जगदलपुर का भी और बिलासपुर का भी, और कैंसर हॉस्पिटल का बिलासपुर में काम चालू हो गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये कंट्रीब्यूशन, आपने निर्माण की बात की तो ये बड़े बड़े काम हुए। सब हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य विभाग की इकाई का सबसे निचला हिस्सा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, सब हेल्थ सेंटर। तो इनको अपग्रेड करने का काम
केंद्र सरकार ने जो टारगेट दिया था उससे अधिक टारगेट छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया। 4000 से ज्यादा सब हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किया। और कुछ ही दिन पहले बनारस में अभी अवार्ड भी छत्तीसगढ़ सरकार को उस बाबत मान्यता भी दी गई कि आपने ये काम किया। उसके साथ साथ पीएचसी सीएचसी लेवल पे इसमें भी काम किया गया है और नए जिले अस्पताल नए जिले जैसे बनते जा रहे हैं, उनकी भी स्थापना एक के बाद एक होती चली जा रही है। स्टाफ भी वहां पहुंच गया है। बिल्डिंग का भी निर्माण खास करके गोरेला पेंड्रा मरवाही में ये चालू हो गया है। कोविड काल के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में नई बढ़ोतरी अगर माने तो हर सब हेल्थ सेंटर में, ये 5000 से ज्यादा सब हेल्थ सेंटर छत्तीसगढ़ में हैं, इन सभी में 6 बिस्तरों का अतिरिक्त वार्ड बनना ये काम चल रहा है। सभी पीएचसीज में 6 बिस्तर का, ये करीब 800 790 कुछ पीएचसीज हैं, यहां पर 6 बिस्तर का वार्ड अलग से बन रहा है। सीएचसी लेवल पे जो ब्लॉक स्तर की हमारी इकाई है, वहां पर 20 बिस्तर का अस्पताल, 20 बिस्तर का अलग से वार्ड, इसमें अलग से ओटी भी और आईसीयू बिस्तर भी। इसी दरमियान इन संस्थाओं में पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई ये स्थापित की गई। लगभग सभी सीएचसी में ये हो गया है, सभी जिला अस्पतालों में हो गया है, मेडिकल कॉलेजेस में हो गया है। ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट ये 140 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं। मेरे ख्याल से इसके पहले 12-14 ही रहे होंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कोरोना के कारण और कोरोना काल में और जो फंड्स उपलब्ध हुए केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार का हिस्सा, ये बड़ी व्यवस्था उपलब्ध हुई है। वेंटिलेटर्स को आप देखें तो इतने वेंटिलेटर आ गए हैं कि कहाँ रखें, कैसे इस्तेमाल करें, उस पे प्रश्न लग रहा है। यानी पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, अन्य सहायक यंत्र हैं, मल्टीपैरा मॉनिटर इत्यादि इसकी व्यवस्था भी की गई है। तो 4 साल का मोटा मोटी अगर आप देखें, मैंने स्टाफ के बारे में नहीं कहा क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पूछा था, वरना स्टाफ में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी होती है, छोटे बच्चों का जन्म के बाद कम वजन के बच्चे जन्मते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बच्चे जन्मते हैं। कुछ दिन पहले अंबिकापुर से एक न्यूज भी आई थी, 4 बच्चों की मृत्यु हुई इत्यादि। तो ये जो व्यवस्था है ये भी 2 गुना से ज्यादा, आज 30 ऐसी इकाइयां छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं। पहले मेरे ख्याल से 12, 15 या 17 इकाइयां काम कर रही थी। तो ऐसे लंबा काफी चीजें हैं जो छोटी बड़ी इस दरमियान हुई हैं। कुछ का संतोष है, कुछ करना बाकी है। दूरस्थ अंचलों तक हेल्थ स्कीम को पहुंचाना और उसको मुकम्मल करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है छत्तीसगढ़ में। हमने ये भी देखा कि किस तरह से मोबाइल यूनिट के जरिए आप गांव तक पहुंचे। मोबाइल यूनिट का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला बाबा। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अमले को अगर आप देखेंगे, आमतौर पे इसको पिरामिड के रूप में देखा जाता है। नीचे का चौड़ा बेस रहता है, शीर्ष में मेडिकल कॉलेज रहते हैं। तो चालू स्वास्थ्य विभाग की देखभाल मितानिनों के माध्यम से होती है। आज करीब 350 की आबादी के पीछे गांव में एक मितानिन है। 71,000 से ज्यादा मितानिन छत्तीसगढ़ में है। ये पूरे देश में इस अनुपात, आबादी के अनुपात में मितानिन कहीं नहीं मिलेंगी। उनके पास मितानिन पेटी रहती है, वहां से उपचार चालू होता है और केस का आइडेंटिफिकेशन चालू होता है। नई व्यवस्था में एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी, एक तो जो बीमारियां सरती हैं उनका देखभाल करना, और दूसरा जो अब स्ट्रेस स्वास्थ्य विभाग पूरे देश में, दुनिया में दे रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी। ब्लड प्रेशर ये एक से दूसरे को नहीं होता, कैंसर अमूमन एक से दूसरे को नहीं होता, डायबिटीज एक से दूसरे को नहीं है, मेरे को है तो मेरे से आपको नहीं होगी, मेरे को मलेरिया है, मच्छर मेरे को काटेगा, आपको हो सकता है। वो कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल। जी जी। व्यवस्था भी मितानिन के माध्यम से प्रारंभ है और वहां से जी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जी पहुंचना लोगों तक इस माध्यम से, मितानिन के माध्यम से, और वहां से केस रेफर करके लाना जो गंभीर होंगे। ये आंका जाता है कि 70 से 75% कुल बीमार जो मरीज होते हैं उनको प्राथमिक स्तर का ही उपचार चाहिए होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती।
और 20 से 25% नागरिक हैं उनको सेकेंडरी लेवल के उपचार की जरूरत होती है, और 5 से 10% है इनको टर्शरी केयर, बड़े संस्थाओं में जाना, मेडिकल कॉलेज इत्यादि। तो मोटा मोटी अगर पकड़े आप तो 70-72% प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर मतलब मितानिन से ही आपको बुखार है गोली दे दिया, मलेरिया का है गोली दे दिया, मलेरिया का टेस्ट कर लिया, छोटी छोटी ऐसे बीमारियां जो वहां तक हो जाती है, तो वहां तक आप पहुंचे हुए हैं। उसके ऊपर आप जैसे जैसे आते हैं, डिलीवरी का है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, सब हेल्थ सेंटर से ही डिलीवरी की व्यवस्था चालू हो जाती है। और मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, आपने एमएमयू कहा, ये उससे ज्यादा डीप पेनिट्रेशन अगर स्वास्थ्य विभाग का है तो मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के माध्यम से, जिसमें करीब 18,000 साप्ताहिक बाजारों में, प्रत्येक बाजार में मेडिकल ऑफिसर्स की टीम जाती है, एक मेडिकल डॉक्टर भी रहते हैं, अन्य स्टाफ रहता है, वो जांच भी करते हैं, दवाइयां भी देते हैं, और रेफर करने की जरूरत है तो ऊपर के इकाइयों में फिर रेफर भी कर देते हैं। यही काम जहां लोग पहुंच नहीं पाते, ऐसा माना जाता है, ऐसे कई बाजार तो पीएचसी या सीएचसी के साथ लगे हुए हैं, तो 24 घंटे वहां डॉक्टर हैं या व्यवस्था है, लेकिन जहां नहीं है, इसके अलावा जहां आप नहीं पहुंच पाते, वहां मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से यही सारे उपचार की व्यवस्था, एक गाड़ी जाती है, उसमें डॉक्टर रहते हैं, कुछ मशीनें रहती हैं, जांच हो जाती है और दवाइयां भी आपको उपलब्ध हो जाती हैं निःशुल्क। ये सारी निःशुल्क व्यवस्था है। और शहरी क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल यूनिट का आपने जिक्र किया, तो वो अलग चल रही हैं। ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ASIC का जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो रहता है, उसके पैसे से गाड़ियां खरीद के उसका ठेका करके, ये सरकारी डायरेक्ट नहीं है, ये टेंडर किया हुआ रहता है, तो जो डॉक्टर्स आते हैं वो इसके खर्चे को, वो जो टीम है जिसको टेंडर मिलता है वो उसका संचालन कर रहे हैं। एक एक नगर पालिका, एक एक नगर पंचायत, एक एक नगर निगम के टेंडर अलग से हुए हैं। तो मेडिकल मोबाइल यूनिट उस तर्ज पे पेनिट्रेशन। एक बात और कि राज्य निर्माण के बाद में जो सबसे बड़ी चुनौती थी हेल्थ सेक्टर में, जिसका आपने भी जिक्र किया, IMR, MMR, और चूंकि हमने ये भी देखा कि लगातार कई सरकारें रही, लेकिन वो चुनौती बनी रही। अभी राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बेहतर औसत तो हुआ है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि मध्य प्रदेश जब था तो नंबर 1 पे हम थे। उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, IMR और MMR की स्थिति? सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी मंजिल से बहुत दूर है। जी। जहां हमको रहना चाहिए उससे हम काफी पीछे हैं, काफी दूर हैं। देश में सबसे अच्छी स्थिति आप देखेंगे तो शायद केरला, तमिलनाडु में है, जहां MMR अगर आप देखें तो डबल डिजिट में है, 12, 14 होगा, 16 होगा। हम 137 पे हैं अभी भी, 135। ये 157 से 159 से 137 या 135 पे पहुंचे हैं। तो वो कम होता तो दिख रहा है, अपने मध्य प्रदेश की बात की, लेकिन जो होना चाहिए उस स्थिति से हम अभी दूर हैं। जी। और चूंकि अक्सर विधानसभा में एक मुद्दा ये उठता रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है। अभी तो मेडिकल कॉलेज खुल भी रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के जरिए डॉक्टर भी आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की स्थिति बेहतर हो पाई है? पहले की तुलना में तो हुई है जी। डॉक्टर्स 2 कैटेगरी में ले लीजिए, एक MBBS डॉक्टर्स और एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, MS, MD जिनको हम कहेंगे। तो जब सरकार बनी थी तो स्वीकृत पदों के विरुद्ध में करीब 800 डॉक्टर्स की कमी थी, MBBS डॉक्टर्स की, और उसके बाद नए पदों का सृजन भी हुआ है, और करीब करीब एक MBBS डॉक्टर की तैनाती चालू होती है PHC लेवल से। हर PHC में एक MBBS डॉक्टर होने चाहिए। ऊपर जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ये MBBS डॉक्टर्स में करीब करीब सैचुरेशन के पॉइंट पे हम हैं, क्योंकि बॉन्ड, उसकी भी एक अलग बात रहती है। बॉन्ड की व्यवस्था के तहत जो हम लोगों ने प्रबंधन किया है, उसमें करीब करीब MBBS डॉक्टर सैचुरेट हो गए। नए पद भी मिले हैं, 800 पुराने, 300 अकेले हाट बाजार के लिए, 1100 प्लस और मांगे वो मिले। तो ये MBBS डॉक्टर्स की भर्ती हुई, तो वहां पोस्टिंग किसी की हो पाई कि नहीं, जिनकी पोस्टिंग हुई वो गए कि नहीं, ये समस्या थोड़ी बहुत है, लेकिन अंतर काफी आया। और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, MD, MS जिनको बोलते हैं, बड़े शहरों में तो ये रहना चाहते हैं, फिर भी वो आ जाते हैं, काम करने को तैयार रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है 3 घंटे आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ओपीडी अपनी चला सकते हो, ऑपरेशन तो नहीं कर सकते लेकिन ओपीडी चला सकते हो। तो इनको एक आकर्षण रहता है शहरी क्षेत्रों में जहां प्राइवेट प्रैक्टिस भी ये साइड में कर सकते हैं, वहां इन लोग भर्ती अपनी ले लेते हैं। और दूरस्थ इलाकों में जैसे हम जाते हैं वहां पर इनकी तैनाती पोस्टिंग के बाद भी लोग वहां पर ज्वाइन करने नहीं जाते, ये दिक्कत होती है। फिर भी 125 से 135 हमारे पास स्पेशलिस्ट थे जब ये नई सरकार आई थी, और आज वो संख्या 600 से ऊपर है। तो जहां 125 थे वहां 600 से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट्स की भी संख्या बढ़ी है। तो ऊपर से नीचे तक ये पद भरते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में, जिला अस्पतालों में, सीएचसी में। पीएचसी में स्पेशलिस्ट नहीं जाते, पर फिर भी अभी कमी बनी हुई है। सुधार कहने के लिए 4 गुना कहा जा सकता है कि 4 गुना से ज्यादा हो गया है पहले की तुलना में, लेकिन आधे पद अभी भी खाली है। बाबा, अक्सर ये देखा जाता है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। स्लम सेक्टर में देखिए कि वहां पे क्या स्थिति है, अर्बन सेक्टर की आपने बात की, जो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से वो हेल्दी रह सकते हैं? बिल्कुल है। आपने पूछा, मैं उदाहरण हमेशा कोरोना का देता हूं जी। हम लोग के यहाँ जो सीएमएचओ पोस्ट हुए सरगुजा में, एक दिन कोरोना के पहले ऐसे उनसे बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हम सब अगर हाथ धो के, साबुन से हाथ धो के खाना खाएं तो आधी बीमारियां नहीं होंगी। सिर्फ हाथ धो के साबुन से खाना खाएं हम, तो उनका कहना था कि आधी बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन इतने अनुभव और इतने उम्र के बाद भी मैंने इधर से सुना, इधर से निकाला, मैंने उस पर ज्यादा तरजीह नहीं दी। तो जब मैं पढ़ा लिखा माना जाता हूं, जागरूक माना जाता हूं, जिम्मेदार माना जाता हूं, मैंने उस पर कोई खास बात पे वजह, डॉक्टर साहब हैं ऐसे ही कह रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आधी बीमारियां ना हो। कोरोना में क्या हुआ कि बचाव के बड़े प्रबंधन में 3 में से 1 था कि 20 सेकंड साबुन से हाथ धोइए, कीटाणु मर जाएंगे, आपको कोरोना शायद ना पहुंचे। ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। साफ सफाई रखना, इससे हम बीमार पड़ जाएंगे, शरीर कमजोर होगा, कामकाज करने में हम नहीं जा पाएंगे, आर्थिक क्षति होगी, दवाई इत्यादि खरीदनी पड़ी तो घर का खर्चा होगा, पैसे लगेंगे। ये चीजें अवेयरनेस नहीं है। इसका अवेयरनेस बढ़ाना निश्चित रूप से जरूरी है। अब बड़े से बड़ा शहर, दिल्ली से जागरूक शहर कौन होगा? वहां 3 बच्चों में कहते हैं 1 को अस्थमा है, लंग्स की बीमारी है। तो हम कितने अवेयर हैं कि गाड़ी पे गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, पोल्यूशन में हम योगदान अपना देते चले जा रहे हैं, 2 व्हीलर्स भी कई गुना बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच स्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में नहीं जा रही। दिल्ली में जिस कॉलोनी में हम लोग का घर है, उसमें आज से 10-15 साल पहले गाड़ी पार्क करने की जगह आराम से मिलती थी। आज एक घर की 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं और इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि कैसे गाड़ी आएगी, कैसे गाड़ी वापस जाएगी, इसकी कठिनाई हो रही है। अर्थात कि संपन्नता हो सकता है बढ़ रही है, लेकिन संपन्नता स्वास्थ्य को नुकसान करने वाले जिस प्रदूषण को साथ में लेके आ रही है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं। एक ऐसी मंच पे जब चर्चा चल रही थी, उस पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे देश भर के, उस पर चर्चा एक ये आई कि जो महानगर हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इस तरह के आज़ादी के बाद में यहाँ पे जो विस्फोटक स्थिति है पॉल्यूशन की, पॉपुलेशन की, लोगों को कामकाज करना है तो दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, इन पे लोड बढ़ता जा रहा है। आज़ादी के बाद ऐसी कोशिश क्यों नहीं हुई कि ऐसे और शहर बनाया जाए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो? इस तरह के काम अगर होते तो इन शहरों पर दबाव कम रहता। और मुझे लगता है कि रायपुर और छत्तीसगढ़ नजीर है इस मामले में, क्या मानते हैं? एकदम सही है। और कॉलेज में मैं था तो उस समय एक किताब पढ़ी थी, लेखक थे एल्विन टॉफलर, और उन्होंने वैश्विक अर्बनाइजेशन के ऊपर कहा था कि आने वाले समय में आज अगर 20% आबादी शहरों में है और 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो आने वाले समय में 80% से ज्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में आ जाएगी और 20% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह जाएगी। ये आज से 40-50 साल पहले की, 40 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, और वो ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन कंसंट्रेशन कहां हो रहा है कि अंबिकापुर के बनस्पत लोग रायपुर आना चाह रहे हैं,
अंबिकापुर भी एक नगर निगम है, एक शहर माना जाता है, जगदलपुर भी एक शहर है। कामकाज के मौकों के अलावा ज्यादा आकर्षण कहाँ का है? रायपुर का। बेहतर लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, बेहतर सोसाइटी मिलेगी, बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ पाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नजदीक मिलेंगी, इत्यादि इत्यादि। तो शहरों में भी एक जैसा बना पाना, ये तो उंगलियां बराबर होंगी नहीं कभी, वो अंतर रहेगा। फिर भी जो आपका कहना है कि ब्लॉक लेवल से जो हम मास्टर प्लान बनाते हैं, कागज में ऐसे बना लेते हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल या उसके नीचे से हमको ये प्रारंभ कर देना चाहिए। और गांव स्तर पे भी यहाँ की चकाचौंध आप देखिए, रायपुर की बिजलियां देखिए, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स देखिए, यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखिए, और आप एकदम से गांव में जाइए, एक हाई मास्ट पोस्ट खड़ा हो जाता है। हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने हर गांव में मैंने कोशिश की कि एक हाई मास्ट लग जाए। इतना आकर्षण है उसका कि आप मानिएगा नहीं, मारा मारी है कि हमको बिजली दे दीजिए। तो कितना अंतर है जी। यहाँ आप सोचेंगे भी नहीं हाई मास्ट का। इतनी व्यवस्था है, हर सड़क में स्ट्रीट लाइट है, बढ़िया लैंप्स लगे हुए हैं, कहीं पर महसूस ही नहीं होता है। और वहां पर तुलनात्मक अंधेरा है, कोई तुलना नहीं है, आज भी कोई तुलना नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर की व्यवस्था में, रायपुर से आप तुलना करिए दिल्ली की या बंबई की, तो थोड़ा यहाँ कम लगेगा। दिल्ली बंबई की तुलना करिए न्यूयॉर्क से, वहां आपको कम लगेगा। लेकिन ये स्थिति है, इस गैप को ही पाटना सबसे बड़ी चुनौती किसी भी सरकार के लिए, यही अंतर है। चुनौतियों का जिक्र हो रहा है तो हम चर्चा ही कर रहे हैं बाबा। 2 दूनी 4 खुशियां पार, खुशियां मिली है, 4 साल हो चुके हैं राज्य सरकार को, लेकिन उन खुशियों के साथ 2 गुनी चुनौती भी आपके समक्ष रही है, चाहे वो कोरोना काल जो कि हम लगातार जिक्र भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा और ऐसी कौन सी चुनौतियां जिसका आप इस मंच में जिक्र करना चाहेंगे? सत्ता में जब आप आते हैं, एक तो जनप्रतिनिधि बनते हैं, उसमें लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ती हैं। विपक्ष में आप रहते हैं तो आसान रहता है ये कहना कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे, और आज नहीं तो कल मौका भी मिल जाता है फिर काम करने का। जब काम करने का मौका आता है तो फिर जितनी मांगे रहती हैं, फिर आपको कहते नहीं बनता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। विपक्ष में तो ये सरकार नहीं कर रही, सुनती नहीं है, उसका ध्यान नहीं है। तो ये जनप्रतिनिधि के रूप में आज बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा प्रेशर किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर है। तो इस बात का है कि हमको परफॉर्मेंस चाहिए। पब्लिक या जो मतदाता है वो ये नहीं सुनना चाहती कि सीमाएं हैं, बजट है, इतने का ही बजट है, इसी में आप काम कर पाओ, वो उनको तो काम चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन, ये आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, और प्रेशर जनप्रतिनिधि के ऊपर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मेरी समझ में सबसे बड़ी चुनौती ये आज के दिन में यही है कि उन आकांक्षाओं पे खरा उतरना। आप जाते हो, हमको वोट दीजिए, हम आपका सब काम करेंगे। मैंने हमेशा जीवन में कोशिश किया कि मैं ये ना कहूं कि सब काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा वाले में बीच बीच में रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सबसे बड़ी चुनौती फंड्स हैं, ये सीमाएं हैं कि जितने फंड्स आएंगे आप टैक्स अनठिकानी नहीं लगा सकते। एक सीमा के बाद पब्लिक ही कहेगी कि ये क्या हमसे आप और पैसे ले रहे हो, टैक्स लेते चले जा रहे हो, तो बजट आपका सीमित रहेगा। बाकी जो संसाधन हैं जिनसे आपको आमदनी मिल सकती है, छत्तीसगढ़ माइनिंग में रिच, माइंस में रिच है, तो उनका बेहतर उपयोग। फिर उसके साथ विचार आता है इंटरजेनरेशनल इक्विटी का। आज आपके पास कोयला खदान है, आप चाहो तो एक माइन को आप 20 साल के लिए, 30 साल के लिए देते हो। बॉक्साइट की माइन है कि भाई 30 साल में हर साल इतना इतना निकालो, तो आप डबल कर दो 1 साल का उत्पादन, ज्यादा पैसे आपको आज आ जाएंगे। तो कल की जो पीढ़ी आएगी उनके लिए आप आमदनी का जरिया क्या छोड़ोगे? तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी का भी एक कंसेप्ट, कि ये नहीं कि सभी अभी निकाल लो, ये 5 साल की सरकार है, इसी में सारा निकाल लो, जो कर सकते हो करो, फिर कल की कल देखेंगे, जो आएगा वो अपना देखेगा। एक ये चुनौती। दूसरा, रैशनल तरीके से, सोचे समझे तरीके से अधिक
संसाधनों का उपयोग करना, उनका दोहन करना, ताकि आमदनी भी आपकी बढ़ सके, तभी आप काम कर पाओगे। आपको स्टाफ चाहिए, नौकरी देनी है, पैसे नहीं है तो आप तनख्वाह कहां से दोगे? एडिशनल जितने हैं उनके लिए तो कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में पैसों की कटौती नहीं हुई, तनख्वाह की कटौती नहीं हुई। तो जितना है उसमें तो आप कर रहे हो, और करना है तो फिर लक्ष्मी जी। केंद्र भी कई बार इसमें रोड़ा बनती है, आप लोग भी लगातार जिक्र करते हैं, जीएसटी आप संभाल भी रहे हैं, ऐसे में उस विभाग से भी राशि आनी है, क्या ये भी एक रोड़ा? उस बजट के अंदर ये स्थिति आती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे किसी भी साल का बजट, किसी भी गवर्नमेंट का बजट, जितने का बजट बनता है साल के आखिरी में उतने का खर्चा नहीं हो पाता। कारण ये है, ये नहीं कि पैसे हैं और खर्चा नहीं हुआ, कारण ये है कि वो आमदनी नहीं आ पाती। आप अनुमान करके बजट बनाते हो कि हमको इतनी आमदनी आएगी, जीएसटी से इतने रुपए आएंगे, एक्साइज से इतने रुपए आएंगे, माइनिंग से इतने रुपए आएंगे, केंद्र सरकार से जो हमारा हक 41% डिवोल्यूशन का रहता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो डिवोल्यूशन है कि राज्य को 41% आप दोगे, केंद्र की कुछ आमदनी का हिस्सा, वो तो आपका हिस्सा बन गया। उसमें जो इनकम नहीं आ पाती उतना खर्चा आप कैसे करोगे? तो बजट, अनुमानित बजट बनते हैं और फिर वास्तविक खर्च का हिसाब आता है, तो एक गैप हमेशा वहां रहता है। उस गैप में केंद्र सरकार ने अगर जो कोई कमिटमेंट ले रखा है, जो उनका संवैधानिक कमिटमेंट भी रहता है कि ये मान लीजिए फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन है, वो पैसे समय से आपको उपलब्ध कराने हैं, वो नहीं उपलब्ध कराए तो आप खर्च नहीं कर पाओगे। अमूमन वो आ जाता है। लेकिन पंचायत विभाग में भी जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा मनरेगा का, तो दैनिक मजदूरी का पैसा केंद्र सरकार की ओर से लगभग टाइम पे आ जाता है, उसमें आगे पीछे ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा है जिसमें 60-40 है, तो केंद्र सरकार उसको काफी नागा करके, काफी लेट करके अक्सर देती है, तो यहां पेमेंट में फिर दिक्कत जाती है और काम फिर कि हमको पैसा नहीं मिला, आगे हम काम नहीं करेंगे तो काम भी प्रभावित होता है। और जीएसटी में जो आपने पूछा, जो हमारा हिस्सा बनता है जिसका टैक्स कलेक्ट हो गया, अब ये तो नहीं है कि मार्च एंडिंग में टैक्स आएगा। जीएसटी का तो महीना है, आपने सामान बेचा, वो टैक्स स्टेट का जीएसटी और सेंटर का जीएसटी उपभोक्ता से आपने वहीं का वहीं ले लिया, वो जमा हो गया, महीने का महीना मिल जाता है। ये महीने का महीना जो हमको मिलना चाहिए, ये केंद्र सरकार या जीएसटी काउंसिल से जो आना चाहिए वो समय पे नहीं आता, तो आप समय पे फिर खर्चा नहीं कर पाते। और अगर उस साल नहीं आया तो आएगा पीछे, लेकिन उस साल आप खर्चा नहीं कर पाओगे। आज करीब 1300 करोड़ रुपया जीएसटी का ही हमको आना है। मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बोला कि और मद है उसके पैसे हमको आने चाहिए, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। केंद्र से जो अर्धसैनिक बल तैनात होता है उनका तनख्वाह कौन देगा, अभी दे रहे हैं, उसका रिफंड हमको मिलना चाहिए, वो नहीं आ रहा। कुछ रॉयल्टी है वो हमको नहीं आ रही। अभी ओपीएस और एनपीएस की बात आई तो न्यू पेंशन स्कीम का जो हमने पैसा जमा कर दिया, अब हम ओल्ड पेंशन स्कीम में चले गए, हम भुगतान उनका करते, हमने पैसा मांगा वो नहीं दे रहे, तो ऐसी रुकावटें भी आती हैं। आप जागरूकता का भी जिक्र कर रहे थे, इससे एक सवाल ये भी याद आया। आजकल की जो यूथ है या फिर हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों में तमाम सेक्टर्स पे शिक्षा को लेकर के काफी जागरूकता आई है, खासतौर पर मेडिकल शिक्षा को लेकर के। अंबिकापुर में हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, इसी प्रकार का एक कॉन्क्लेव था और उसमें जब हमने डॉक्टरों से चर्चा की तो उनका कहना था कि संस्थानों की एक कमी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में है और यही वजह है कि यहाँ की जो यूथ है वो दीगर राज्यों में जाने को मजबूर है। आप मानते हैं ऐसा? काम के अवसर जी, काम के अवसर, बाहर जाने को मजबूर, काम के लिए नहीं, शिक्षा के लिए, मेडिकल शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए, मेडिकल शिक्षा के लिए तो मजबूरी वैसी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अब तो नीट का एग्जाम होता है और मेरिट से भर्ती आपको मिलती है, आप चूज करते हो कि कौन सा कॉलेज लेना है, तो उसमें तो मजबूरी वाली बात तो नहीं है। कितनी सीटें आपके पास हैं उतने ही बच्चे भर्ती ले पाते हैं, ये स्थिति है। और उसमें भी इस शासन कार्यकाल में जो मेडिकल सीट्स थी वो डबल से ज्यादा हो गई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज आया होगा कि 50-50 सीट और हमने ली,
और उसके ऊपर 25 सीट EWS की और ली। तो जितना मांगा केंद्र सरकार से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो मैं नहीं कह सकता कि सौतेला व्यवहार वहां से हुआ। हम लोगों ने जितना मांगा उन्होंने दिया, समय पे उनने सीट्स दी। तो सीट्स की कमी की बात तो नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप में सीमित है कि मेडिकल कॉलेज आप कितने खोल पाओगे। आपको प्रोफेसर चाहिए, हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो MD MS नहीं है, तो प्रोफेसर कहाँ से आएंगे, वो पढ़ाएंगे कैसे। बाकी पढ़ाने वाले जो हमको स्पेशलिस्ट चाहिए वो आपके पास है नहीं, तो मेडिकल कॉलेज कितने खोलोगे। प्लानिंग में है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात है। UPA के समय एक जो कार्य योजना बनी थी प्लानिंग कमीशन में, उस समय ये बात थी कि हर जिले में अंततः मेडिकल कॉलेज खोलने की कल्पना है। हॉस्पिटल खुले चाहे नहीं, मेडिकल कॉलेज। तो अभी तो हमारे 33 जिले हैं, हम 10 पे पहुंचे हैं, 4 की और मांग की है 14, तो 19 जिले और हैं। और फिर उन्हें केंद्र सरकार ने 10 लाख की आबादी के पीछे एक मेडिकल कॉलेज का कंसेप्ट फ्लोट किया है। 10 लाख की आबादी पे एक मेडिकल कॉलेज, वो जायज भी है। लेकिन बाबा आपको लगता है कि क्वांटिटी बढ़ा देने से क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी? क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखिए, इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो हम बांग्लादेश से भी काफी पीछे है, जो सूचकांक आया हुआ है वर्ल्ड वाइड। तो आपको नहीं लगता है कि इस पे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है? आवश्यकता, इसमें कोई दो बात नहीं है। हमको सुधार की काफी आवश्यकता है। और तुलनात्मक जो आपने बताया कि बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में, ये गलत नहीं है, ये बात सही है। तो सुधार की गुंजाइश तो निश्चित रूप से है। और क्योंकि आपने एक देश का दौरा भी किया था, आप थाईलैंड गए थे, वहां के हेल्थ सेक्टर को आपने देखा था, क्या समझा आपने वहां पे? वहां का कंसेप्ट था यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जी। और उसी के लिए हम लोग गए थे, उसी को समझने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं। उसको भी लागू करने से हम अभी थोड़ा पीछे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर यानी पूरा इलाज पब्लिक मनी से हर नागरिक का होगा, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो। तो ये जो वहां का कंसेप्ट था वो हम लाना चाहते हैं, अभी ला नहीं पाए हैं। यहाँ पर अभी 20 लाख तक पहुंचे हैं। इस बजट में मांग करेंगे कि सीमा को बढ़ाया जाए, देखें मंजूरी मिलती है कि आगामी बजट में आ जाएगा। इस बजट मान लीजिए कि चुनावी बजट भी रहेगा ये जी, चुनावी बजट भी रहेगा। स्वाभाविक है, चुनाव के पहले का है, तो ये मौका है बजट के माध्यम से कई चीजों को पूरा करने का। 5 लाख की लिमिट है, कुछ लोगों को 5 लाख है और कुछ लोग हैं जो APL में गिने जाते हैं, तो सबका 5 लाख करिए, सबका 10 लाख कर दीजिए, सबका, छोटा बड़ा नहीं, अमीर गरीब नहीं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। जिनको जैसी जरूरत है उसकी व्यवस्था पब्लिक मनी से होगी। तो उस कंसेप्ट से हम लोग अभी मंजिल से दूर। तो चलिए चलते चलते मुझे लगता है कि कुछ अहम बात जो आप इस मंच से रखना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ कमी, जो कुछ कार्य अधूरे रह गए होंगे और आप आगामी समय में पूरे भी करेंगे, ऐसी कोई यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक ये मंजिल है जो हमको पानी ही चाहिए, वैश्विक गोल है। छत्तीसगढ़ जल्दी उसको हासिल कर लेगा तो बहुत अच्छा है, उस दिशा में हमको जाना है। और जो आपने हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स की बात की, गुणवत्ता की, तो एक तो सब हो नहीं सकता। जो टॉप मोस्ट विशेषज्ञ हमारे देश का होगा, अगर एम्स जैसी संस्था में काम कर रहा है तो सारे के सारे उस लेवल के हों, ये तो हो नहीं सकता, उसके लिए सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन मिनिमम लेवल एक होना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं इस लेवल से कम ऊपर होनी चाहिए। आप एम्स खोलेंगे दिल्ली, सुपर स्पेशलाइजेशन, सबसे टॉप हमारे रिसर्चर्स सब एम्स में हैं। अब एम्स हमने रायपुर में भी खोला, तो एम्स दिल्ली और रायपुर एक बराबर है क्या? वहां जो डॉक्टर्स हैं एक बराबर हैं क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन जो सेवा यहां मिल रही है वो न्यूनतम सेवा का स्तर मान लीजिए 90% से ऊपर होना चाहिए, 85% से ऊपर होना चाहिए गुणवत्ता का। जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी का। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही शानदार चर्चा यहाँ पर हो रही थी कि किस तरीके से पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ शासन के सामने जो चुनौतियां भी रही और साथ ही किन स्तरों पर, किन मसलों पर सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बातचीत इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई, स्वास्थ्य की सुविधाओं की हुई और बहुत ही शानदार सत्र के पश्चात एक बार जोरदार तालियां आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा जी के लिए।
कि लगातार सभी सवालों पर उन्होंने बेबाक अपनी राय दिए हैं और अपने सौम्य छवि और बेबाक राय के लिए हमेशा वो जाने जाते हैं। हम निवेदन करेंगे, नीलेश गोयल जी हमारे बीच हैं, रायपुर डिवीजन ब्यूरो, वो मेमेंटो भेंट करेंगे, स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं नीलेश गोयल जी से आग्रह करता हूं, रायपुर डिवीजन ब्यूरो। अरुण जी, आपने मौका दिया था कुछ और बोलने का, तो स्वास्थ्य विभाग को कोरोना काल में खड़े रहने के लिए पूरे स्वास्थ्य विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नागरिकों का भी बहुत सहयोग रहा। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए साधना न्यूज की टीम 2 दूनी 4 एक बेहतरीन अवसर जहां पर साधना न्यूज के द्वारा शासन के 4 साल पूरे होने पर अलग अलग मसलों पर बातचीत की जा रही है और माननीय